गुड मॉर्निंग। थोड़ी सी अभी समस्या आ गई थी, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई। अब चालू कर रहे हैं अपन क्लास। आवाज़ को एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। आवाज़ एक बार आवाज़ के बारे में और बता दीजिएगा। आवाज़ आप लोगों को स्पष्ट आ रही है या नहीं आ रही है? चलिएगा, ओके। ऑब्जेक्टिव क्लासेस है अपनी। ऑब्जेक्टिव क्लासेस में मैं बीमारी वाले पोर्शन को आप लोगों को करवा रहा हूँ, और बस अब इसके बाद में फिर अपना अगला टॉपिक उठाएंगे। आज बीमारी वाला पोर्शन आपका समाप्त हो जाएगा, एंडिंग की ओर है। दीक्षा गुड मॉर्निंग, छवि, सोनू, रिंकू, पूजा, संजय जय हिंद, पुष्पेंद्र ओके, रवि। चलिए अब चालू कर रहे हैं अपन, टाइम हो गया है अपना। अजय पाल गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा ऐड कर लें पहले और उसके बाद में चालू कर रहे हैं। जिन लोगों को पेड क्लास में एडमिशन लेना है वो जल्दी से जल्दी पेड क्लास में एडमिशन ले लें, क्योंकि हमारी 2 क्लासेस पेड चल रही हैं। एक 10 बजे से हम पढ़ा रहे हैं, एक 10 बजे से चल रही है आपकी क्लास, 10 से 11 MPGK की है, और एक शाम को 7 बजे से 8 बजे तक चल रही है आपकी साइंस की यानी विज्ञान की क्लास चल रही है आपकी। तो ये 2 क्लासेस अभी पेड चल रही हैं आपकी, और एक 9 से 10 है जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सॉल्व करवा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। आप लोगों को मालूम ही होगा अभी कोविड के बारे में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं आपके, वो भी काफ़ी बीमार हो गए हैं, और अभी वैक्सीन के बारे में कहीं कुछ नहीं पता है। ऑफलाइन क्लास के बारे में हालांकि केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन दिया है अभी, और कहा है कि राज्य सरकार यदि चाहें तो वो ये ओपन कर सकती हैं कोचिंग संस्थान और स्कूलों को, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है इस समय पर। इसलिए आप घर पे बैठ कर के ही अच्छी तरीके से स्टडी करें, और जब आपका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट का मतलब वैक्सीन के रूप में रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद में फिर आप ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे पास में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की ही व्यवस्था है। अभी हम ऑनलाइन लगातार पढ़ाएंगे आपकी, और ये भी ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों को संशय है कि यदि ऑफलाइन क्लास चालू हो गई तो ऑनलाइन बंद हो जाएगी। ऑनलाइन क्लास अब रेगुलर रहेगी, ऑनलाइन क्लास अब आपकी बंद नहीं होगी। मैं लगातार आप लोगों को ऑफलाइन के साथ साथ में ऑनलाइन भी पढ़ाऊँगा। और ये इसकी फ़ीस जो हमने रखी है, ऑफलाइन की फ़ीस तो हमारी 5,000 रुपये है, लेकिन ऑनलाइन की जो फ़ीस है वही 2,500 रुपये है, जिसमें आपको इतिहास की, भूगोल की, मध्य प्रदेश की, संविधान की, विज्ञान की ये किताबें बुकलेट के रूप में मिलेंगी। और जिनको नोट्स नहीं चाहिए उनको सिर्फ 2,000 रुपये देने हैं आपको। और जो पुराने छात्र हैं जो अपनी कोचिंग से जुड़े हैं, जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, एक बार दोबारा से जोड़ना चाह रहे हैं, वो मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 93 29 81 61 60, और जो भी जानकारी आपको चाहिए उस जानकारी को मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस समय पर मास्क जरूर इस्तेमाल करें आप लोग, और घर में रह कर के आप अभी कुछ दिनों तक पढ़ाई करें। और जब ये आपका चुनाव हो जाता है, और चुनाव के बाद में क्या पोजीशन रहती है उस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी टेस्टिंग हटा दी गई है। इस वजह से थोड़ी सी आपको लग रहे हैं कि केस कम आ रहे हैं, लेकिन केसेस अभी बढ़ रहे हैं आपके। घर में रह कर के आप पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे आपको शिक्षा भी मिलेगी और स्वास्थ्य भी मिलेगा। अब अपन ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। 15 तारीख को क्या निर्णय होता है उस आधार पर अपन कोचिंग खोलने का या ना खोलने का निर्णय लेंगे। अभी तो आपकी क्लासेस कैसी रहेगी, ऑनलाइन है। चलिए चालू कर रहे हैं अपन। आज के लिए जो पहली ऑब्जेक्टिव है आपका वो है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? कौन सी बीमारी है जिसे वैक्सीनेशन के द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते? साइंस की क्लास में डॉली अभी 8th पोर्शन जो है ना वो अपलोड नहीं हुआ है, इस वजह से नहीं चल रहा है। 8वां और 5वां ये 2 रह गए हैं, मैं उन्हें दोबारा से शूट करके डालूंगा तब अपलोड होंगे वो। अभी नहीं आया है सौरभ। चलो चालू कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? मधुमेह है, पोलियो है, काली खांसी है, या चेचक है? वैक्सीनेशन का मतलब होता है आपका जिसका टीका नहीं बनाया जा सकता या जिसका टीकाकरण नहीं हो सकता। कौन सी बीमारी है जिसमें टीका नहीं है? गोस्पुर मुरैना गुड मॉर्निंग। मान सिंह बताएं जरा। चेचक, वर्षा, मधुमेह, पूनम, शिल्पी बिल्कुल सही है, कुलदीप, काली खांसी,
संजय मेरी जो क्लास है MPGK की और साथ में MP टुडे दोनों को ले लीजिएगा, पूरा पेपर फंसेगा केवल एक दो क्वेश्चनों को छोड़ करके। एक दो क्वेश्चन तो हमेशा इस तरीके के उठाई जाती हैं जो आपने बहुत डेप्थ में स्टडी की होगी तभी आप पहुंचोगे उसमें, और यदि उन डेप्थ तक अपन पहुंचते हैं तो जो सिंपल वाले क्वेश्चन होती हैं वो अपने हाथ से निकल जाते हैं। आप मध्य प्रदेश टुडे में से अभी तक जितने भी MPPSC के प्रश्न आए हैं उनमें से एक दो को छोड़ दीजिएगा, बाद बाकी का पूरा पेपर आया है। और साथ में मेरी ये क्लास भी लें आप लोग। क्या होता है कि किताब एक बार छापी जाती है, उसके बाद में करंट घटनाक्रम से अपडेट बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो वो मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ। तो क्लास नोट्स और प्लस MP टुडे दोनों को मिला करके आप पढ़ेंगे तो MPGS में से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। हाँ, काली खांसी बिल्कुल सही है। इसमें जो आंसर होगा आपका वो है मधुमेह डायबिटीज। देखिए जरा, यहाँ पर आपकी जो पोलियो है इसका टीका बनता है, काली खांसी यानी परट्यूसिस, आपको याद होगा DPT का टीका, DPT। डी में डिप्थीरिया है, पी का मतलब परट्यूसिस है यानी काली खांसी, और टी का मतलब क्या है, टिटनेस है। टीका मतलब टिटनेस, तो ये टीका है। और चेचक का टीका तो है, और चेचक बीमारी को भारत से पूर्ण रूप से उन्मूलित किया जा चुका है। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न आता है भारत से किस बीमारी को पूर्ण रूप से उन्मूलित कर दिया है, तब आप आंसर क्या देंगे, चेचक। और डायबिटीज होती है जैसे अपन मधुमेह के नाम से जानते हैं, जिसे अपन धीमी मौत के नाम से भी जानते हैं, जिसे शुगर की बीमारी के नाम से भी जानते हैं। एक तरीके से ये इंसुलिन जो पेनक्रियास होता है जब वो खराब हो जाता है उसके कारण से बीमारी होती है, और ये आनुवांशिक भी होती है ये बीमारी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ जो जवाब होगा वो क्या होगा आपका, मधुमेह यानी डायबिटीज। इसके लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है, ये ध्यान रखना, ये डायबिटीज। ओके, अगला प्रश्न देख रहे हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस अंग की कुछ संक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है, यानी कौन सा अंग है या कौन सा बॉडी का पार्ट है जो गड़बड़ करता है या उसमें डिसऑर्डर पैदा हो जाता है XYZ किसी भी कारण से, तो उस वजह से आपको मधुमेह की बीमारी होती है। नंबर 1 अग्नाशय, अग्नाशय को अपन पेनक्रियास के नाम से जानते हैं। नंबर 2 यकृत जिसे अपन लिवर कहते हैं। तीसरा है गुर्दा जिसे अपन किडनी कहते हैं, और चौथा पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर। बताइएगा जरा आप लोग। अमृता गुड मॉर्निंग, जरा जवाब दीजिएगा जरा जल्दी से। 191 में किस अंग की कुछ संक्रिया के कारण डायबिटीज रोग होती है। वर्षा ए, दीक्षा ए, और बताएं जरा जल्दी से जल्दी। ओके, इसमें आंसर क्या होगा, अग्नाशय। अग्नाशय यानी पेनक्रियास। अभी मैंने बोला था इसमें आपको, ठीक है ना, अभी बोला भी था कि जो पेनक्रियास होता है आपका, इसी पेनक्रियास में, पेनक्रियास जो होता है उसमें आपका हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन को जो कोशिकाएं निकालती हैं वो 3 कोशिकाएं होती हैं एक्चुअल में पेनक्रियास में, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा। तो जो अल्फा होता है उससे ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलता है, और जो बीटा होती है उससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण से जो बीमारी होती है उस बीमारी को ही अपन कह देते हैं डायबिटीज। ओके, तो आंसर क्या होगा इसमें, अग्नाशय। पुष्पेंद्र, गॉल ब्लैडर पित्ताशय नहीं होगा आपका, गॉल ब्लैडर या पित्ताशय नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना जरा। और बीटा सेल से निकलता है, बिल्कुल सही है ये अजय, ये किससे निकलता है, बीटा सेल से आपका निकलता है। ये इस तरीके का होता है, आप ये देख लीजिएगा जरा। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये तो आपका गॉल ब्लैडर है, ये वाला जो देख रहे हैं ये गॉल ब्लैडर है जिसे अपन पित्ताशय कहते हैं। और ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये आपकी पेनक्रियास है, ये पेनक्रियास। और ये आप देख रहे हैं पेनक्रिएटेड डक्ट है आपकी, ये पेनक्रिएटेड डक्ट, ये लोब्स है। और यहाँ पाई जाती है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होती हैं उनके अंदर पाई जाती हैं 3 प्रकार की कोशिकाएं। एक कोशिका होती है आपकी अल्फा, बीटा और गामा। इनमें से अल्फा जो होती है इससे निकलता है हार्मोन ग्लूकेगॉन, बीटा जो होती है इससे हार्मोन निकलता है आपका इंसुलिन, और गामा होती है इससे हार्मोन निकलता है आपका सोमैटोस्टेटिन।
तीसरा कौन सा निकलता है? सोमैटोस्टैटिन। लेकिन डायबिटीज को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन होता है वो बीटा कोशिकाओं से निकलने वाला इंसुलिन होता है। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो आंसर आपका क्या होगा? अग्नाशय या पेनक्रियास। तो ये आपका आंसर है इसमें, ये ध्यान रखें। और ये जो अग्नाशय या पेनक्रियास होता है ना, ये मनुष्य के शरीर की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की दूसरे नंबर की लार्जेस्ट जो ग्लैंड है वो आपकी कौन है? पेनक्रियास है। पहले नंबर की कौन सी है बताइएगा जरा, पहले नंबर की कौन सी है? सेकंड नंबर की तो ये हो गई आपकी, पहले नंबर की कौन सी ग्लैंड है आपकी? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताएं जरा आप लोग, जवाब दीजिएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लिवर, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर होती है और सेकंड नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि पेनक्रियास। और आपको ये भी याद रखना है, जो पेनक्रियास है, जैसे अपन अग्नाशय कह रहे हैं, ये आपकी हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, यानी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह की मिक्स ग्लैंड है जी। तो मिक्स ग्लैंड के रूप में यदि आपसे पूछा जाता है क्या बताइए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मिक्स ग्लैंड कौन सी है? वर्षा, थायराइड नहीं होती। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर होती है। थायराइड आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड में है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तब आंसर आप थायराइड देंगे। ये ध्यान रखना जरा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? तो निम्नलिखित में से किसके बीज मधुमेह यानी डायबिटीज के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? धनिया के बीज हैं आपके, सरसों के बीज हैं, जीरे के बीज हैं, या मेथी के बीज हैं? विकास, गुड मॉर्निंग, बताएं जरा आप लोग, जल्दी से जल्दी जवाब दें। किसके बीज हैं जो डायबिटीज के रोगी को लाभ पहुंचाते हैं? धनिया के बीज, सरसों के बीज, जीरे के बीज, या मेथी के बीज? धनिया के बीज सोनाली कह रही हैं। और बताएं जरा, डॉली धनिया के बीज, इसके अलावा और कोई? ध्यान रखना जरा, डॉली ध्यान रखना, सोनाली ध्यान रखना, विकास सरसों के बीज, मानसिंह जीरे के बीज, ये सोनिया धनिया के बीज। ध्यान रखना, डायबिटीज जो बीमारी होती है, मधुमेह शक्कर की जो बीमारी होती है, उस बीमारी में आपको मेथी के बीज फायदा करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मेथी का पानी पिया जाता है, मेथी दाना खाया जाता है, मेथी को अचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो मेथी के बीज होते हैं ये आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम करती हैं, जो इंसुलिन हार्मोन को नियंत्रित करती हैं, ये पेनक्रियास पर इफेक्ट डालती हैं। इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा? मेथी के बीज होगा। धनिया के बीज पाचन तंत्र में योगदान देती है। सरसों का जो बीज होता है ये तेल निकाला जाता है, खाद्य तेल के रूप में इस्तेमाल होता है। और जीरे के जो बीज होते हैं आपके, ये भी पाचन तंत्र में योगदान देती हैं। डाइजेशन से संबंधित बात करेंगे तो अपन एक बार धनिया और जीरे को ले सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की बात करेंगे तो डायबिटीज में केवल एक ही आएगा और वो आएगा आपका मेथी के बीज। बहुत इंपॉर्टेंट है मेथी के बीज, अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये ज़रूरत पड़ती रहती है इन चीज़ों की बीमारी वगैरह में। तो ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी है आपका, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यदि किसी कारण से किसी को डायबिटीज होती है तो आप लोग मेथी का पानी, मेथी के बीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी के बीज तो आप लोगों ने देखा होगा क्या किस तरीके के होते हैं मेथी के बीज, ये देख लीजिएगा आप लोग, इस तरीके के होते हैं मेथी के दाने। इनको जब अपन खाते हैं तो हल्का सा कड़वापन नज़र आता है इनको, इसलिए बहुत सारे लोग लेते नहीं हैं। तो ये ध्यान रखना, दवाइयाँ जो होती हैं हमेशा वो कड़वी होती हैं, दवाई कभी भी आपको मीठी नहीं मिलेंगी। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता भारत का देशज पत्ता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी आपका। ब्रिटिश अनुसंधान द्वारा उद्घाटित किया गया है कि जो करी पत्ता है आपका, ये भारत का देशज पौधा है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। किस रोग के इलाज के लिए करी पत्ता का अपन इस्तेमाल करते हैं? करी पत्ता का किस रोग के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं? बताएं जरा जल्दी से। करी पत्ता का अपन किस रोग में इस्तेमाल करते हैं? करी पत्ता का रक्तचाप में, या मलेरिया में, या मधुमेह में, या क्षय रोग में?
तो ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता भारत का देशज पौधा है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर का उत्पादन करेगा। ये किस बीमारी को दूर करता है? कुलदीप, डॉली, बीपी, अमृता डायबिटीज, लव कुशवा डायबिटीज, दीक्षा, अंशुल, ठीक है, ध्यान रखना जरा। यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? मधुमेह, डायबिटीज के लिए ही है। तो देखिए जरा, दो चीज़ आ गई आपकी डायबिटीज के लिए, एक तो मेथी हो गया आपका डायबिटीज के लिए, और ये कौन सा हो गया? करी पत्ता। करी पत्ता जानते हो किसे कहते हैं? करी पत्ता अपन करी पत्ता जानते हैं? मानसिंह रक्तचाप के लिए नहीं होता है ये। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को अपन बीपी के नाम से जानते हैं, बीपी यानी ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर में करी पत्ता का इस्तेमाल नहीं होता। करी पत्ता का इस्तेमाल अपन स्पेशली किस में करते हैं? मधुमेह में करते हैं, डायबिटीज में। डायबिटीज में करी पत्ता का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखना जरा, डायबिटीज है आपका करी पत्ता के लिए। और ये करी पत्ता किसे कहते हैं? मीठे नीम को कहते हैं। जो मीठा नीम होता है ना, आजकल अपन पोई वगैरह में खाते हैं इसको, खास तौर से इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा अपन जिस खाद्य पदार्थ में करते हैं वो है आपका सांवर। शाम के समय अन्ना के यहाँ पे जाके जो इडली डोसा का मज़ा लेती हैं, तो उसमें जो सांवर होता है उस सांवर में ही मीठा नीम डाला जाता है। एक होता है आपका कड़वा नीम और एक होता है मीठा नीम। मीठा नीम छोटा पौधा होता है और इस मीठा नीम को ही करी पत्ता के नाम से जानते हैं। इसका इस्तेमाल पोहा है, चावल है, कड़ी है, सांवर है, इनमें इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपको किस बीमारी से बचाने का काम करता है? तो ये डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। ये इस तरीके का होता है ये। और इसे जब इसकी पत्तियों को खाते हैं तो मीठी नज़र आती है, मीठी लगती हैं आपकी। नमकीन वगैरह में मिलाकर के भी इसकी पत्तियों को खाया जाता है। हाँ, ढोकला, बिल्कुल सही कह रहे हो, ढोकला में भी डालते हैं इसे। अब तो मुंह में पानी आ रहा होगा। अगला है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है आपका, कई बार एग्जाम में आया है कि जो डायबिटीज़ की जो बीमारी होती है उसमें जो हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है? आपका इंसुलिन हार्मोन है। इसकी कमी से होती है डायबिटीज़ की बीमारी। तो इसके बारे में पता किसने लगाया था? बताइएगा जरा आप लोग। डायबिटीज़ के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? पहला आंसर है आपके लिए F.G. बेंटिंग ने, दूसरा है स्लीडेन स्वान ने, तीसरा है ब्राउन ने और चौथा है हुक ने। बताएं जरा आप लोग। जवाब दीजिएगा। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था F.G. बेंटिंग ने, स्लीडेन एवं स्वान ने, ब्राउन ने या हुक ने? अनुराग सिंह आंसर दे रहे हैं ब्राउन। और बताएं जरा। अमृता का आंसर है F.G. बेंटिंग। नवीन बेंटिंग, ठीक है। विकास, सही है आपका जवाब। अनुराग, ये ब्राउन नहीं है, ब्राउन का पूरा नाम है रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन का पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। अजय पाल, ब्राउन नहीं है, ये ब्राउन नहीं है, ये नहीं है आपका ब्राउन, ठीक है ना। प्रशांत, ब्राउन नहीं है, ब्राउन गलत है। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन का पता लगाया था बेंटिंग ने। किसने पता लगाया है? F.G. बेंटिंग। ये 2-3 लोगों का बस केवल गलत है, बाद बाकी सब लोगों का सही है। प्रशांत, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। ब्राउन नहीं है। ब्राउन ने तो केंद्रक कोशिका की खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की है। यदि आपसे पूछा जाता न्यूक्लियस की खोज किसने की या नाभिक की खोजकर्ता कौन थे, तब आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। स्लीडेन और स्वान कौन थे? ये सेल थ्योरी देने वाले थे, कोशिका सिद्धांत दिया था इन्होंने, सेल थ्योरी। सभी जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, ये किसने बताया था? स्लीडेन और स्वान ने। स्वान ने एनिमल पर सेल थ्योरी दी थी, और जबकि जो स्लीडेन है उसने आपकी वनस्पति कोशिका पर सेल थ्योरी दी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अनुराग, सी आंसर नहीं है आपका। सी आंसर कौन सा है आपका? ए है F.G. बेंटिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना। F.G. बेंटिंग दिखा रहा हूँ जरा। F.G. बेंटिंग कौन थे आपके? F.G. बेंटिंग है आपके, ये थे आपके F.G. बेंटिंग। इन्होंने इंसुलिन को खोजा था और इन्होंने ही बताया था आपका, सबसे पहले इन्होंने बताया था कि इंसुलिन की कमी के कारण ही डायबिटीज होती है। तो इंसुलिन हार्मोन को खोजने का श्रेय किसको जाता है आपका? तो वो जाता है आपका F.G. बेंटिंग को।
ठीक है। और ये है आपके स्लाइडेन और स्वान, ये स्लाइडेन और ये स्वान है। स्वान ने जंतु कोशिका पर सेल थ्योरी दी है और इन्होंने वनस्पति कोशिका पर दी है, और इन दोनों को सेल थ्योरी के जनक के रूप में जानते हैं। तो स्लाइडेन और स्वान है। और ये है आपके रॉबर्ट ब्राउन, ये रॉबर्ट ब्राउन है। और रॉबर्ट ब्राउन ने जो वनस्पति शास्त्री थे, इन्होंने सबसे पहले नाभिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, जिसे अपन नाभिक या न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, उसके बारे में जानकारी दी थी। तो नाभिक या न्यूक्लियस के खोज करता है ये। और ये है आपके रॉबर्ट हुक है, आपके रॉबर्ट हुक हैं ये। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम है माइक्रोग्राफिया। और उस पुस्तक में इन्होंने पहली बार एक अजीवित कोशिका के बारे में बताया था। तो कोशिका के खोजकर्ता के रूप में जिसे जाना जाता है वो आपके रॉबर्ट हुक हैं। ये हालांकि ध्यान देना जरा, नॉन लिविंग कोशिका खोजी है इन्होंने, लिविंग कोशिका नहीं खोजी थी। और नॉन लिविंग कोशिका में भी इन्होंने वास्तव में देखा जाए तो सेल वॉल खोजी थी। किसको खोजा था? सेल वॉल को। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला प्रश्न है आपका, कॉपर टी का सर्वसामान्य दुष्प्रभाव क्या है? कॉपर टी का जो इस्तेमाल किया जाता है उसका सर्वसामान्य दुष्प्रभाव क्या होता है? ये प्रश्न लगभग 3-4 बार आया है आपका। कॉपर टी का सर्वसामान्य, ये सीयू का मतलब कॉपर है यहाँ पर। कॉपर टी का सर्वसामान्य दुष्प्रभाव है रक्तस्राव, दर्द, वेदन, श्रोणि प्रदाहक रोग। कौन सा होगा आपका? बताइएगा जरा। कॉपर टी का सर्वसामान्य दुष्प्रभाव है रक्तस्राव, दर्द, वेदन, श्रोणि प्रदाहक रोग। हाँ सोनू सही है, 1665 में माइक्रोग्राफिया पुस्तक थी। डॉली रक्तस्राव, ठीक है। और जवाब दीजिएगा जरा, कॉपर टी का सर्वसामान्य दुष्प्रभाव क्या है? वेदन, सुनील का रक्तस्राव, ठीक है। और बताएं? श्रोणि प्रदाहक रोग, दर्द। ये ध्यान रखना, कॉपर टी का सर्वसामान्य दुष्प्रभाव जो होता है वो होता है रक्त प्रवाह। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? रक्त प्रवाह। फर्स्ट आंसर आपका सही है यहाँ पर। कौन सा आंसर सही है? फर्स्ट आंसर। तो कॉपर टी का सर्वसामान्य दुष्प्रभाव होता है आपका रक्तस्राव। यह कॉपर टी है, इस तरीके की होती है कॉपर टी। अगला प्रश्न है, एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग है। बताइएगा जरा। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है, व्याधि यानी बीमारी है। एम्फाइसीमा एक ऐसी बीमारी है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताएं जरा। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग है। नंबर 1 यकृत है, नंबर 2 वृक्क है, यकृत यानी लिवर है, वृक्क यानी किडनी है, फुस्फुस यानी फेफड़े हैं जिसे अपन लंग्स के नाम से जानते हैं, और मस्तिष्क यानी ब्रेन है। बताएं जरा क्या आंसर होगा इसमें आपका। एम्फाइसीमा पॉल्यूशन के द्वारा होने वाली बीमारी है, प्रदूषण से होती है आपकी, और इसमें क्या प्रभावित होता है एम्फाइसीमा में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आंसर, 100% आप सही हैं। इसमें क्या प्रभावित होता है आपका? इसमें प्रभावित होता है फेफड़े, लंग्स। क्योंकि जो भी पॉल्यूशन से संबंधित बीमारी होगी उसमें सबसे पहले आपका श्वसन तंत्र ही प्रभावित होगा। ये देख सकती हैं, लंग्स प्रभावित होती हैं आपकी। छवि बिल्कुल सही है, किसी का गलत नहीं है अभी तक, सबके आंसर सही हैं। देख सकते हो, ये है आपका इस तरीके से मनुष्य, ये फेफड़े होती हैं आपके, और ये आपके एल्वेलाई है, ब्रोंकाई एंड एल्वेलाई से। और एम्फाइसीमा में प्रदूषण के कारण से क्या होता है, ये सब के सब गलने लग जाते हैं और इस तरीके से कॉमन चैम्बर बन जाता है और श्वास लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा जटिलताएं सामने आ जाती हैं। तो इस बीमारी में क्या प्रभावित होता है आपका? फेफड़े प्रभावित होते हैं, यानी लंग्स प्रभावित होते हैं। बहुत खतरनाक बीमारी है। और ये किसकी वजह से होती है ये बीमारी? तो आप जानते ही है, पर्यावरण में प्रदूषण के कारण। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बाद बाकी के सब सुमेलित हैं।
ये एम्फाइसीमा एक प्रदूषण जनित बीमारी होती है। जब अपन धुआं वगैरह ज़्यादा लेते रहते हैं, कार्बन हाइड्रोजन वगैरह की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, तो जो हाइड्रोकार्बन के कण होते हैं वो आपके लंग्स में जाकर के चिपकना चालू हो जाते हैं, और ख़ास तौर से उस पार्ट में जाकर के चिपकते हैं जो पार्ट आपका काय का है, एल्वेलाई का है, जहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है। इस वजह से गैसों का एक्सचेंज रुकना चालू हो जाता है। इस बीमारी को अपन नाम देते हैं एम्फाइसीमा। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्लोरोमाइसेटिन टाइफाइडनासी, ये दवाई है और इधर आपकी क्या है, बीमारी से संबंधित चीज़ें आपकी। सुनील, ऑफलाइन के बारे में अभी कहीं कोई भी गाइडलाइन नहीं है। अभी अनलॉक 5 जो है ना, भारत सरकार ने ये कहा है 15 अक्टूबर से राज्य सरकार यदि चाहें तो अपने यहाँ स्कूल और कोचिंगों को खोलने की अनुमति दे सकती हैं। 15 तारीख को मध्य प्रदेश सरकार अपनी गाइडलाइन जारी करेगी, तब पता चलेगा अपनी कोचिंग कब खुलेगी। तब तक आप लोग ऑनलाइन पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, और ये ऑनलाइन की क्लासेस लगातार आपकी रहेंगी, अब ये बंद नहीं होंगी, आपकी कंटिन्यू चलेगी, क्योंकि ये बीमारी बड़ी घातक है। तो इसलिए आप घर पे बैठ करके इसी तरीके से पढ़ते रहें तो ज़्यादा फ़ायदा है, और ऑनलाइन में आपको और ज़्यादा फ़ायदा है, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये पैसा बचा आपका, दूसरा जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है आपका, फीस भी आपकी कम लग रही है। पेड क्लास में है आपकी तो फीस कम लगेगी आपकी, ऑफलाइन की फ़ीस ज़्यादा रहती है, ऑनलाइन की फ़ीस कम रहती है, तो ये भी आपको फ़ायदा है। इसके अलावा किसी दिन आपकी क्लास यदि मिस हो गई, नहीं ले पाए आप, तो दोबारा से वीडियो देख सकते हो, जबकि ऑफलाइन में आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि कोई प्रश्न आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। फिर भी यदि कोई डाउट होता है आपको तो व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर यहाँ पर टाइम लेकर के आ सकते हो। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं आपके, तो आप कोशिश करें कि ऑनलाइन ही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है बजाय ऑफलाइन के, क्योंकि यदि आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो फिर आप शिक्षा भी ले सकते हो, और यदि स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो फिर शिक्षा का क्या करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, मान नहीं रहे थे, आज देख लीजिएगा उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। कई लोग अब आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जानबूझ करके किया है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, जानबूझ करके नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप नहीं जुड़ोगे जनता से, जनता के कांटेक्ट में नहीं आओगे, वहाँ डायरेक्ट जाकर के आप अपने प्लान नहीं बताओगे, तो कोई वोट नहीं देने वाला, तो उनकी स्थिति तो और ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और बता रहा हूँ आप लोगों को, महात्मा गांधी का एक कोट था, महात्मा गांधी का कोटेशन ये था, उनका कथन था कि प्रकृति ने मनुष्य को सब कुछ दिया है, लेकिन प्रकृति मनुष्य के लालच को नहीं भर सकती। आज अपन जो लगातार विकास करते चले जा रहे हैं, विकास, उस विकास में ही आपका विनाश छुपा हुआ है। प्रकृति अपने आप को रिसाइकल कर रही है। जिस तरीके से अपन ने जानवरों को, जंगलों को नष्ट किया है, अंधाधुंध अपन लगातार जंगलों को काटते चले जा रहे हैं, तो वहाँ पर रहने वाली इकोसिस्टम है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जानवरों के जो घर हैं वो समाप्त होते चले जा रहे हैं, और कई जानवरों में बड़े खतरनाक वायरस निवास करते थे, जैसे चमगादड़ों में, पेंगुइन में, बहुत सारे जानवर हैं। अब ये जानवर अपने नज़दीक आने लगे हैं, और अपने नज़दीक आ रहे हैं तो इसलिए ये बीमारियां महामारी का रूप धारण करके अपने सामने आ रहे हैं। अपन जिस तरीके से जानवरों को मार रहे हैं तो उसकी वजह से बीमारियाँ बाहर आ रही हैं, और उन बीमारियों से बचने के लिए अपन लोग वैक्सीनेशन ढूंढ रहे हैं। और इसी तरीके से जो जानवर हैं वो भी मनुष्य रूपी बीमारी से बचने के लिए वो भी वैक्सीनेशन ढूंढ रहा है। भावार्थ आप समझ नहीं पाए होंगे, थोड़ा दोबारा से कह रहा हूँ। जिस तरीके से अपन बीमारियों से बचने का वैक्सीनेशन ढूंढ रहे हैं, वैसे जानवर भी अपन से बचने का वैक्सीनेशन ढूंढ रहे हैं। ग्वालियर में आपको मालूम होगा पैंथर आ गया है ब्लैक कलर का, अभी कुछ समय पहले CCTV कैमरे वगैरह में रिकॉर्ड किया गया था। जंगल कट रहे हैं तो शहरी इलाकों में नहीं आएंगे तो वो जाएंगे कहाँ पर, जब फिर मनुष्य के संपर्क में आएंगे तो विभिन्न बीमारियों को देंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप लोग सुरक्षित रहें, मास्क लगा करके चलें। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मास्क की तो धज्जियाँ उड़ाना चालू कर दी हैं। आप लोगों को जानकारी की बड़ी ताज्जुब होगा। अब जो आपका मुंबई था, मुंबई में सबसे बड़ी स्लम बस्ती है एशिया की, जैसे अपन धारावी के नाम से जानती हैं। धारावी में केस बिल्कुल 0 हो गए थे, परसों से दोबारा से धारावी में केस आना चालू हो गए। इजराइल में लॉकडाउन हो गया है, ब्रिटेन की सरकार अलग से लॉकडाउन लगाने की बात कर रही है। अपने यहाँ इलेक्शन है तो स्थिति और ज़्यादा विकराल रूप धारण करेगी। घर पे रहो, सुरक्षित रहो। चलिए, और पढ़ा तो मैं रही हूँ आपको, क्लास तो आपकी चली रही है, काहे की टेंशन है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताएं जरा। क्लोरोमाइसिटिन टाइफाइड है, क्रिस्टल वायलेट पूर्तिरोधी है, क्विनिन मलेरिया रोधी है, एस्प्रिन निश्चेतक है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, एस्प्रिन।
एस्पिरिन। एस्पिरिन का इस्तेमाल निश्चेतक में नहीं करते अपन। निश्चेतक का मतलब होता है बेहोश करने में, तो एस्पिरिन का इस्तेमाल निश्चेतक में नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा जरा। हाँ, निश्चेतक में अपन क्लोरोफार्म का इस्तेमाल करते हैं, अपन निश्चेतक में अपन हास्य गैस जो होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपका एस्पिरिन है। अगला है कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, जरा देख लीजिएगा जरा। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है पाँव से ली गई सिरा, पाँव से ली गई सिरा होती है, या अग्रहस्त से ली गई धमनी होती है, आगे के हाथ से ली गई धमनी, या सीने छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा जरा। कोरोनरी हार्ट में एक पाई जाने वाली एक धमनी है, और कोरोनरी जो आर्टरी होती है ये रक्त की आपूर्ति करती है, खास तौर से किसके लिए? हृदय के लिए। तो हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी का नाम क्या है? कोरोनरी है। तो बताइएगा, जब उसमें कोई रुकावट आ जाती है तो उस रुकावट को दूर करने के लिए बाईपास सर्जरी की जाती है। उस बाईपास सर्जरी के लिए जो धमनी है या सिरा है वो कहाँ से लेते हैं अपन? पाँव से लेते हैं, या आगे के हाथ से धमनी लेते हैं, या सीने की छाती से धमनी लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताएं जरा किसको लिया जाता है? बताएं जरा किसको लेते हैं अपन? तो ध्यान रखिएगा, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कोरोनरी आर्टरी के रूप में नहीं किया जाता। इनमें से किसी को नहीं लेते अपन। इसको लेते हैं रेडियल आर्टरी के रूप में, या तो यहाँ से लेंगे अपन, यहाँ से, या फिर जांग में से लेते हैं धमनी को। और ये कह रहा है पाँव में से सिरा, सिरा कह रहा है, यहाँ धमनी कहता तो अपन इसका आंसर मान लेते। तो यहाँ क्या है? ये वेन है। वेन का प्रयोग नहीं होता, बल्कि किसका होता है? धमनी का। क्योंकि वेन जो सिरा होती है उसमें तो काय का इस्तेमाल किया जाता है? आपका किसका इस्तेमाल होता है? आपका वाल्व वगैरह रहते हैं उसमें, तो इसलिए उसका इस्तेमाल तो अपन कर ही नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा। अशुद्ध रक्त बहती है, इसकी दीवार पतली होती है, धमनी की दीवार कैसी होती है? मोटी होती है। और हृदय के लिए रक्त की आपूर्ति करनी है तो मोटी दीवार वाली चाहिए। तो लेंगे क्या? धमनी लेंगे, लेकिन कहाँ से लेंगे? या तो पाँव से धमनी लेंगे, या गर्दन के यहाँ से पास में जो होता है वहाँ से धमनी ली जाती है। तो इनमें से आंसर क्या होगा? कोई नहीं। ये होता है आपका कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी यहाँ पर है और ये कोरोनरी आर्टरी पीछे है। अब इसमें जब ब्लॉक जमा हो जाता है तब आपको बाईपास सर्जरी की जाती है। इस तरीके से जमा हो रहा है। इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, बसा होता है, क्लॉट के नाम से जाना जाता है, इसे क्लॉट कहते हैं। और ये जो क्लॉट होता है ना, ये रक्त में पाया जाता है आपका, और धीरे धीरे गलता रहता है। लेकिन जब अपन सही तरीके से वर्जिश वगैरह नहीं करते हैं तो ये समस्या चालू होती है आपकी। और फिर इसके लिए इस स्थान को काट करके दूसरी धमनी लगा देते हैं बाईपास करके, इसलिए इस बीमारी को अपन कह देते हैं बाईपास सर्जरी। ओके। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये इस तरीके का होता है आपका। देखिए, ये हार्ट का जो ऑपरेशन कर रहे हैं, बाईपास सर्जरी कर रहे हैं आपकी, इस तरीके से होती है ये बाईपास सर्जरी। ये देख सकते हो आप लोग, ये कोरोनरी आर्टरी है, ये नॉर्मल होती है आपकी इस तरीके से, और इसमें ये जमा हो रहा है आपका। और ये जो आपकी कोरोना वाली जो बीमारी है ना, कोविड वाली, इस बीमारी में भी क्या हो रहा है? जो ब्लड है आपका, इसको मोटा करती चली जा रही है ये। और ब्लड जब मोटा हो जाता है तो फिर इस कारण से इसमें रक्त की आपूर्ति रुक जाती है, और रक्त की आपूर्ति रुकने के कारण से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर एक विशेष प्रकार की एक मांसपेशी पाई जाती है, मसल्स, उस पर भी ये कोरोना का वायरस अटैक कर रहा है, जिसको ये गुब्बारे की तरह ऐसे फैला देता है। तो इस समय पर कोरोना का वायरस हृदय, लंग्स के साथ साथ हार्ट को भी परेशान कर रहा है। और इसी वजह से ग्वालियर के डॉक्टर एवं अन्य जगह के जो डॉक्टर हैं, जैसे कोई हार्ट से संबंधित परेशानी आती है तो एक दवाई दे देते हैं उसको पतला करने के लिए, जिससे जल्दी से जल्दी इसको पतला किया जा सके और हार्ट में ब्लड की आपूर्ति संभव हो सके। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, हार्ट पेशेंटों के लिए बड़ी स्थिति बड़ी विकराल है इस समय पर। अगला प्रश्न है आपका, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब पाई जाती है? कैथ लैब हॉस्पिटल सबसे बढ़िया वो हॉस्पिटल है जिसमें अपना इलाज हो जाए और अपन बच जाए, वही हॉस्पिटल सबसे अच्छा है एक सामान्य तरीके से देखा जाए तो। लेकिन दूसरे तरीके से देखा जाए तो चेन्नई में और बेंगलोर में हार्ट का सबसे बढ़िया सेंटर है आपका, खासतौर से चेन्नई बहुत अच्छा है हार्ट के लिए।
तो अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? पैथोलॉजी विभाग में, शल्य चिकित्सा विभाग में, कार्डियोलॉजी विभाग में या न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में? कैथ लैब आपको कहाँ मिलेगी? कैथ लैब आपको किस डिपार्टमेंट में मिलेगी? तीन लोगों ने जवाब दिया, तीनों का जवाब सही है, बिल्कुल सही है। कीर्ति आपका जवाब, शिवराम आपका जवाब बिल्कुल सही है, अमृता जवाब सही है, मानसिंह, कुलदीप सभी का जवाब सही है अभी तक। तो यहाँ पर जो कैथ लैब है आपकी वो स्पेशल आपको कहाँ मिलेगी? कार्डियोलॉजी विभाग में। यानी ये किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। कार्डियोलॉजी विभाग में मिलती है कैथ लैब। इस तरीके का होता है आपका कार्डियोलॉजी विभाग, या जो हार्ट के सीरियस पेशेंट होते हैं उनको रखा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वह है। प्रश्न है, भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वह है स्कर्वी, रिकेट्स, जीरोप्थेल्मिया या पेलाग्रा। कौन सी बीमारी है जिसे दूर करना इस समय पर बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसे पोषण के द्वारा अपन दूर कर सकते हैं? उसे पोषण के द्वारा क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। कौन सा आंसर है इसमें? बताएं जरा आप लोग। भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को अग्रता देना आवश्यक है वह है स्कर्वी रोग है, पोषण के द्वारा स्कर्वी को दूर किया जा रहा है, या रिकेट्स को, या जीरोप्थेल्मिया को, या पेलाग्रा को। तो किसके लिए सरकार प्रयास कर रही है कि इसका पोषण बढ़ा करके इस बीमारी को दूर किया जाए, खासतौर से छोटे बच्चों के संदर्भ में? कीर्ति रिकेट्स, और जवाब दीजिएगा। वर्षा जीरोप्थेल्मिया, ठीक है, और बताएं। कुलदीप, अनुराग सही है, मान सिंह पेलाग्रा, ओके, और जवाब दीजिए आप लोग। पेलाग्रा। ध्यान रखना जरा, यहाँ भारत में ही नहीं अफ्रीका महाद्वीप वगैरह सब जगह पर जीरोप्थेल्मिया आंखों से संबंधित बीमारी होती है आपकी। इस बीमारी में पोषण की मात्रा बढ़ाई जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा चावल है जैसे अपन गोल्डन राइस के नाम से जानते हैं, उसमें विटामिन ए का जीन डाला गया है जिससे आंखों की समस्या को दूर किया जा सके। इसी तरीके से छोटे बच्चों को खिलाने के लिए सुपर बनाना बनाया गया है। सुपर बनाना यानी केला, उस केले में भी विटामिन ए का जीन डाला गया है। तो गोल्डन राइस हिंदी में बोलते हैं सुनहरा चावल, तो उसमें विटामिन ए का जीन डाला गया है। ऐसे आपके चावल में डाला गया है और केले में डाला गया है। क्यों? क्योंकि उस वाले केले और चावल को छोटे बच्चों को खिलाया जाए, वो आसानी से खा लेते हैं, तो उससे आंखों से संबंधित बीमारियां दूर हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा सी। ये पेलाग्रा में तो विटामिन बी वाला है, इसके लिए कोई अभियान नहीं है आपका। रिकेट्स के लिए विटामिन डी है, इसके लिए नहीं है, और स्कर्वी विटामिन सी है, इसके लिए नहीं है। आप इनको स्वयं लेते रहें, और इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है क्योंकि बच्चों में अंधत्व की समस्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए दो चीज़ें तैयार की उन्होंने सुपर फूड के रूप में। पहला आपका सुपर बनाना और एक और आपका है गोल्डन राइस। नहीं, ये प्रोटीन की कमी से नहीं होता है। जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है, केरेटोमलाइजेशन हो जाता है इसमें, आँखों संबंधित है आपका, प्रोटीन की कमी से नहीं है। वर्षा विटामिन ए की कमी से होता है, ये आँखों संबंधी है। आँखों में यहाँ पर दिखना बंद होता है आपका, त्वचा भी खराब होती है थोड़ी सी इसमें। अगला प्रश्न है आपका कलाय खंज यानी लेथरिज्म बीमारी है। ये कलाय खंज हिंदी शब्द है, लेथरिज्म अंग्रेजी शब्द है। अधिक मात्रा में खाने से होता है, यानी लेथरिज्म एक बीमारी है, वह किस चीज़ को अधिक मात्रा में खाने से होगी आपकी? खेसरी दाल, सरसों का तेल, परिमार्जित चावल या खूबी? बताएं जरा। कलाय खंज या लेथरिज्म की बीमारी किसे अधिक खाने से होती है? कलाय खंज या लेथरिज्म अधिक मात्रा में किसे खाने से होता है? पिंकी परिमार्जित चावल, ओके, और जवाब दीजिए आप लोग। अधिक मात्रा में खाने से कौन सा होता है? खेजरी, सरसों, परिमार्जित चावल या खूबी? डॉली सरसों का तेल, अनुराग परिमार्जित चावल, गोविंद परिमार्जित चावल, सोनू परिमार्जित चावल। ध्यान रखना, ये खेसरी दाल के खाने से होती है बीमारी। लेथरिज्म की जो बीमारी है वो किसके कारण से होती है? खेसरी दाल के कारण। अपन लोग हर जगह पर सस्ती जुगाड़ में रहते हैं। आप जब अरहर की दाल लेने जाते हो मार्केट में,
और उससे पूछते हैं क्या बताओ क्या भाव है, तो एक बंदा दे रहा है आपको 40 रुपये किलो, एक बंदा दे रहा है आपको 35 रुपये किलो, अपन 35 वाले पे पहुंच जाती हैं। अब आप ये सोचिए कि सस्ती चीज़ कहीं पर भी नहीं मिलती, कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। अरहर की जो दाल होती है बिल्कुल वैसी ही लगती है आपकी खेसरी दाल, तो उस अरहर की दाल में खेसरी दाल को मिला दिया जाता है। जो आप होटलों पर खाना खाते हैं और सस्ते होटलों पर, उसमें भी यही रहता है आपका, अरहर की दाल की जगह पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, खेसरी दाल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपके पैरों को लकवा टाइप का मार देती है, इस तरीके की होती है आपकी। ये दिखा रहा हूँ आपकी खेसरी दाल की अधिकता से लेथरिज्म बीमारी होती है आपकी। कौन सी बीमारी होती है, लेथरिज्म। ये लेथरिज्म बीमारी होती है आपकी। ये देख सकते हो आप, ये है आपकी, ये आप जो देख रहे हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कलाए खंज, कलाए खंज। और रोग का ही नाम है ये, अंग्रेजी में नाम है लेथरिज्म बीमारी है ये, हिंदी में से कलाए खंज कहते हैं। किसे खाने से होता है, तो ये खाने से होता है आपका खेसरी दाल, ये खेसरी दाल है आपकी। और लेथरिज्म बीमारी ये है आपकी, पैर ऐसे हो जाते हैं टेढ़े मेढ़े, ये आपके खेसरी दाल को खाने से पैर आपके इस तरीके के टेढ़े मेढ़े हो जाती हैं। और ये देख सकते हो आप, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये अरहर की दाल है आपकी, ये अरहर की दाल है, और ये वाली खेसरी दाल है आपकी। ये देख सकते हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है केवल, आप पता भी नहीं लगा सकते आप इसमें। सर देखो जरा, बंद हो गया, बंद कर दो इसको। ये खेसरी दाल और ये है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही है, आगे की क्लासेस आपकी टाइम हो रहा है, तो 10 बज के 5 मिनट पर अपन मिलते हैं MPGK पर। ओके, आज के लिए इतना ही है।